नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 4 अप्रैल 2021, दिन है रविवार, और जैसा कि आपको पता है, आपके सवाल मेरे जवाब का सैटरडे को मेरा सेक्शन ऑन होता है। तो यहाँ पर उसका 110 एपिसोड का सवालों का जवाब लेकर मैं हाजिर हूँ। कल 3 अप्रैल 2021 को जितने लोगों ने सवाल भेजे थे आपके सवाल मेरे जवाब वाले सेक्शन में, उन सारे लोगों के सवालों का जवाब लेकर, सारे लोगों के सवालों पर अपना व्यू लेकर हाजिर हूँ। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। और जो लोग मिस हो गए, नहीं भेज पाए, या फिर जिन्होंने गलत तरीके से भेजा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप नेक्स्ट सैटरडे का फिर से वेट करेंगे, और नेक्स्ट सैटरडे के बाद जो है, नेक्स्ट सैटरडे में फिर से आप इस प्रॉपर यहाँ पर जो मैं रूल मैंने लिखा हुआ उसके हिसाब से आप सवाल भेज सकते हैं। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करूँगा। 110 एपिसोड हो चुका है, ये बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता वाली बात है। हर सप्ताह एक नया एपिसोड बढ़ता चला जा रहा है कंटिन्यू पिछले 2 सालों से। फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जो करना है ज़रूर करेंगे। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते, देखते हैं सबसे पहला सवाल किस व्यूअर ने भेजा है और मेरा क्या जवाब हो सकता है उस पर। सबसे पहला सवाल दोस्तों, VK खत्री साहब ने दिल्ली से लिखा है कि अगर मैं किसी स्टॉक का कॉल सेल करता हूं और एक्सपायरी पर वो ITM हो जाता है, कहने का मतलब इन द मनी हो जाता है, तो फिजिकल सेटलमेंट कैसे होगा? क्या ब्रोकर खुद से मेरे डीमेट से शेयर निकाल लेगा, या मुझे कुछ करना पड़ेगा जैसे कि TP NoTP डालना? मैं ज़ेरोधा यूज़ करता हूँ, और क्या बस लॉट के इक्वल स्टॉक रखने होते हैं या मार्जिन भी सेल करना होता है अकाउंट में? आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मार्जिन रखना है ना, बाकी काम ब्रोकर कर लेगा। आप मार्जिन रखिए, जितने सेल करने में मार्जिन लगते हैं ना सर, आप बस मार्जिन रखिए और उतना ही आपका काम करना है। बाकी ये स्टॉक रखने की बात कहाँ से है? आपने कॉल सेल किया था, आप स्टॉक क्यों रखेंगे? पहली बात, ठीक है। तो मार्जिन रखिए, क्योंकि मार्जिन में पूरा पैसा लगता है सेल करने में कॉल बाय करने में प्रीमियम लगता है, और पूरा जितना प्रीमियम होता है उतना, और सेल करने में क्या होता है कि पूरा का पूरा मार्जिन लगता है उसके वैल्यू के बराबर। तो आपको उतना मार्जिन रखना पड़ेगा, बाकी काम ब्रोकर कर लेगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। कोई भी यूज़ करे, ज़ेरोधा करे, फायर्स करे, जो भी मार्जिन आप रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा उसमें से। अगला सवाल लेता हूँ और अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। उसका अगला सवाल है डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये यमुनानगर हरियाणा से लिख रहे हैं यशपाल शर्मा साहब। डिक्सन टेक्नोलॉजी में 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट करना है, इसका एंट्री प्राइस SL और टारगेट क्या होगा? 6 मंथ डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो चलिए हम लोग चार्ट देख लेते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के, और देखते हैं कहाँ पे इनका लेवल आ रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजी, चलिए दोस्तों, कोरोना में फिर से अचानक बढ़ोतरी हो गई है ना, तो थोड़ा सा संभल कर रहे हैं, और फार्मा सेक्टर पे थोड़ा नज़र रखें आप लोग। लेकिन फिलहाल उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ एक डिस्क ये दे दिया कि भाई संभल कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से, अभी हम लोग के बिहार में स्कूल खुला था और फिर बंद कर दिया गया है 12 अप्रैल तक। तो इसका मतलब क्या है कि हालात फिर से ख़राब हो रहे हैं। मुंबई वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह में तो ज़्यादा हो गया है ना, उधर तो लग गया। यूपी वगैरह में भी मैं देख रहा था न्यूज़ में, तो वहाँ भी स्थिति ख़राब होता जा रहा है। तो धीरे धीरे फिर से एक बार, और कल मैं फार्मा के चार्ट भी देख रहा था, मैंने इसमें बताया भी था निफ्टी फार्मा IT स्टॉक एनालिसिस में कि भाई फार्मा वाला पे ब्रेकआउट आने का तैयार बैठा है बहुत सारे स्टॉक्स में, तो आप नज़र रखिए। तो कहीं ना कहीं वो सिग्नल दे रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजी को सर आपको 3000 के आसपास अगर मिले यशपाल जी तो जरूर लीजिए। 3000 3100 के आसपास अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस जगह पे मत लीजिएगा। फिर 3800 के ऊपर लेना होगा, 3800 के ऊपर, या तो 3800 के ऊपर लीजिए, या तो आप फिर 3000 के आसपास में लीजिए। 3100 3200 इसके आसपास में जब यहाँ से बाउंस करेगा तब आप लीजिएगा, अभी मत लीजिएगा। उसके बाद अगर 3800 के ऊपर लेते हैं तो टारगेट 4200 4500 तक के आसपास हो सकता है, और 3000 के आसपास मिलता है। तो अगर यहाँ से बाउंस होते हुए ऊपर जाता है तब फिर आप यहाँ पे 3000 3100 के आसपास लेने की चेष्टा करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी में। इस कंडीशन में स्टॉप लॉस आपका, अगर आप 3000 के आसपास लेते हैं तो स्टॉप लॉस 2750 का लगाना होगा। अगर आप 3800 के ऊपर लेते हैं तो स्टॉप लॉस आपको 3500 के आसपास का लगाना होगा डिक्सन टेक्नोलॉजी में। तो उम्मीद करता हूँ आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा।
अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा और अगला सवाल है, प्रीतम लाल थापा जी ने रेढ़ाकोल संबलपुर उड़ीसा से लिखा है, आई हैव बाय जेपी पावर लॉन्ग टाइम के लिए 300 शेयर लिया है 3 रुपये 40 पैसे पे, होल्ड है हाउ मेनी ईयर। अच्छा, कितने साल तक इनको होल्ड करना चाहिए, इनका है कि कितने साल तक होल्ड करना चाहिए। ओके, कि 3 रुपये 40 पैसे पे जेपी पावर इन्होंने लिया है, कितने साल तक होल्ड करना चाहिए। और पीएफसी के 200 शेयर लिया है 143 के भाव पे, तो एसएल टारगेट और एसएल क्या होगा, कल्याण ज्वेलर का टारगेट। कल्याण ज्वेलर पर पहले बात करेंगे। बच्चे ने तो सर अभी जन्म लिया है, कल्याण ज्वेलर क्या है, अभी एक बच्चा है मार्केट के लिए, अभी तो उसने जन्म लिया है सर, उसको थोड़ा चलने देंगे ना, तब हम लोग को थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि उसका चलने का लक्षण कैसा है। कहने का मतलब अभी तो बेचारे का आईपीओ आया है, आईपीओ आके अभी स्टॉक लिस्ट हुआ, अब जो है कैसा वो दिखाता है। लीजिए आ गया 68 के आसपास, 68-70 के आसपास, कहाँ तो 80 के ऊपर घूम रहा था। तो अगर आप रहते ठीक है सर अपना लोएस्ट प्राइस के आसपास से, तो अच्छी बात है, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है, वेट कर लीजिए, क्योंकि बच्चे का भी चार्ट बना नहीं है सर, चार्ट बनेगा इसके बाद ही इस पे बात हो सकेगी। अभी चार्ट थोड़ा दिन इसको चलने देते हैं, कम से कम 1 आध महीना हो जाए तो फिर पता चल जाए कि हाँ कहाँ पे लेवल आ सकते हैं, क्या हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी ठीक है, ऐसा कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं कि प्राइस भी ऐसा नहीं है खराब कि आपका बहुत बड़ा परेशानी हो जाए, ठीक ठाक है। आप अभी होल्ड करिए महीना भर तक, 1 महीना तक कम से कम चार्ट बन जाए, उसके बाद इस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा आपने लिया है पीएफसी 143 के भाव पे, 143 के भाव पे लिया है ना, मेरे ख्याल से आपने तो वही लिखा है। पीएफसी 200 शेयर लिया 143 के भाव पे, बिल्कुल। तो 143 के भाव पे लिया है, तो 143 में अब मैं देख रहा हूँ कि 114 रुपये हो गया है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। तो कोई बात नहीं सर, स्टॉप लॉस अब आप लगा ही लीजिए 100 का, 110 का आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाइए और वेट करिए। ऊपर की तरफ में 116, 118, 120 ये सब रेजिस्टेंस है, वो जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको पोजीशन नहीं इसमें से मामला सही नहीं होगा। यानी 120 के ऊपर निकलने के बाद ही पीएफसी में एक अच्छा लेवल दिखेगा, और नीचे आपको 108 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के अभी होल्ड करना पड़ेगा। जेपी पावर, अब बात करते हैं हम लोग जेपी पावर को आपने लिया और कितने साल तक रखना चाहिए आपको। तो चलिए सबसे पहले तो हम जेपी पावर को देखेंगे, क्योंकि एक पेनी स्टॉक है और वो भी आपने जेपी एसोसिएट जेपी ग्रुप वाला लिया हुआ है, तो ये तो और डेंजर है, ठीक है। अब देखिए पेनी स्टॉक है, मार्केट में आंधी तूफान आता है, तो ये स्टॉक देखिए अगर हम देखें तो 1 रुपये 30 पैसे से चला गया 4 रुपये, 400% का रिटर्न दे दिया। लेकिन मेरा व्यू इस पर सर बिल्कुल भी निगेटिव है, एकदम निगेटिव व्यू है, क्योंकि ये जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, जिस कंपनी का, वो जेपी का है और ये गड़बड़ है, ठीक है। तो मेरा व्यू इस पर निगेटिव है। हाँ, अब आपने है कि इसमें आपको खोने जैसा कुछ भी नहीं है। क्या है? खोने जैसा कुछ भी नहीं है। 3 रुपये का स्टॉक है, 3.5 रुपये का स्टॉक है, चलो जीरो भी हो जाता है तो क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। अगर ये व्यू आपने रखा है प्रीतम जी, तब मैं कहूँगा कि आप 5 साल वेट करिए, 5 साल तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खोने को कुछ है ही नहीं, जीरो है। हाँ, अगर ये ऊपर गया भी, ठीक है, ऊपर गया तो चलिए आपको अच्छे इसमें इसका अच्छा दिन आ जाएगा, तो फिर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन खोने जैसा कुछ नहीं, इसलिए डरने जैसा इसमें कोई बात नहीं। लेकिन जिस ग्रुप को, जिस कंपनी को आपने सेलेक्ट किया, उस पर अगर व्यू की बात कर रहे हैं तो वो निगेटिव व्यू रखता हूँ मैं उस पर। कभी भी मैं उसके बारे में पॉजिटिव चीज़ अभी, क्योंकि कंपनी काम ही नहीं कर रही है, सारे लॉस मेकिंग कंपनी है, तो कहाँ से काम होगा, इसलिए अब मैं इस पर निगेटिव व्यू रखता हूँ। हाँ, खोने जैसा कुछ भी नहीं, 300 शेयर आपने लिया इसलिए खोने जैसा इसमें कुछ है भी नहीं। होल्ड करिए लंबा समय के लिए, अब भूल जाइए उसको, भूल जाइए, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। विवेक कुमार जी अमृतसर पंजाब से लिख रहा है, और ये मेरे मोबाइल एप्लीकेशन से इन्होंने पूछा है कि मोबाइल एप्लीकेशन में सवाल इन्होंने भेजा था। इनका सवाल है कि अब की बार जो मार्केट में न्यूज़ है लॉकडाउन का, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। ये सवाल आपने पिछले बार भी पूछा था, क्योंकि लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हो चुका है कुछ सिटी में, इसका कितना इम्पैक्ट मार्केट में पड़ सकता है। सर मार्केट अब अभ्यस्त हो गया है ना, मार्केट को आदत लग गई है। मार्केट को पता है कि पिछले बार जब पूरा लॉकडाउन हो गया था तब क्या हुआ था, उससे कैसे निकले थे, और इस बार तो हमारे पास ऑप्शन भी है, दवाई भी है, मेडिसिन भी है, तो कम से कम उससे ख़राब इम्पैक्ट तो नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा ख़राब इम्पैक्ट तो नहीं हो सकता। होगा इम्पैक्ट,
पर उससे ज़्यादा खराब स्थिति नहीं हो सकता। एक बात तो मार्केट ने इस बात को समझ लिया, अगर मार्केट को नीचे और गिरना होता, चला जाना होता, तो मार्केट को पहले पता हो जाता है, वो गिर चुका होता। 14,400, 14,200, 14,500, 800 के पास घूम रहा है, तो इसका मतलब है मार्केट को वापस 10,000 हो जाना था, लेकिन नहीं हुआ। इसका मतलब है मार्केट इस बात को समझ रहा है, इसलिए एहतियात बरतिए ज़रूर, अपना स्टॉप लॉस को फॉलो ज़रूर करिए। हाँ, मार्केट तब तक ख़राब नहीं होगा जब तक ये 13,000 के नीचे नहीं जाता है, तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फिलहाल ऐसा कोई इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ सकता, मेरा मानना है। अब दूसरा है कि आपने बॉम्बे डाइंग को 85 के रेजिस्टेंस को टच करके वापस पुराने लेवल पर है, सीएमपी पर। आपने शायद ये सर पिछले बार भी बॉम्बे डाइंग को पूछा था। 85 के रेजिस्टेंस को टच करके वापस पुराने लेवल पर है, सीएमपी पर बैक कर सकते हैं। यानी बोडल केमिकल 109 के प्राइस पर 4 मंथ के लिए टारगेट स्टॉप मोइल लिया है 169 के प्राइस पर 6 से 8 मंथ। टेक सॉल्यूशन, पीवीआर और हुडको बा। तो बॉम्बे डाइंग 85 के रेजिस्टेंस को टच करके वापस पुराने लेवल पर है, सीएमपी पर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इनका सवाल है। बॉम्बे डाइंग देखिए, कोई भी स्टॉक्स को लेना नहीं लेना ये तब डिपेंड करता है कि आपका इसमें नज़रिया किस तरह का है। कुछ का होता है कि 4 से 5 दिन, वो कहते हैं ये मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं मैं 3 महीना, ये मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो अब एक्चुअली ये ना तो 4 से 5 दिन शॉर्ट टर्म होता है, ना तो 3 महीना लॉन्ग टर्म होता है। तो व्यू आपका एक्चुअली है क्या इसमें, क्या वो चीज़ें जो आपने इसमें देखा और जिसके वजह से आपने 85 के पास में लिया या पहले भी लिया, जो भी, तो अगर वो चीज़ें चेंज नहीं हुई है तब तो निकलने जैसा कोई कारण नहीं। लेकिन अगर चेंज हो गया तो आपको निकल जाना है। हाँ, 70 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ठीक ठाक है। एक बार ये 75 को भी ब्रेक करेगा तो वापस से 80, 82 तक जाने की कोशिश करेगा नीचे। लेकिन याद रखिए 68 के नीचे आने पे इसकी स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फिर 62 तक जा सकता है बॉम्बे डाइंग नीचे। दूसरा है आपने लिया है बोडल केमिकल। सर केमिकल कंपनियों में 109 के प्राइस पे लिया ना, केमिकल कंपनी में भी आप बने रहे, उसके बारे में मत सोचिए, है ना। 109 पे लिया तो कोई दिक्कत ऐसे नहीं होना चाहिए। केमिकल ये पूरा ईयर ही केमिकल और मेटल, देखिए 109 पे लिया, ये नीचे गिर गया, तो ठीक आपने उस हाई प्राइस पे पकड़ा, जहाँ से इसको गिरना था ठीक आपने उसी के पास में पकड़ा है। खैर कोई बात नहीं, आपने ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 85 रुपये का होल्ड रखिए। मेरे ख्याल से आपको बोडल केमिकल ऊपर के लेवल वापस से जल्दी ही दिखाएगा। तो ऐसा कुछ ख़राब नहीं है कि चार्ट ख़राब है ये वगैरह नहीं। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 80 रुपीज़ के आसपास का और होल्ड रखिए इसको, बोडल केमिकल को। और अगला है मोइल 169। सर मोइल पे तो मेरे टारगेट भी आ गए, मैंने मोइल का एक टारगेट भी दिया हुआ था। और निफ्टी फार्मा आईटी मेटल स्टॉक के जो एनालिसिस करता हूँ, मोइल को मैं उसमें कंटिन्यू बताता रहता हूँ कि भाई मैंने तो इधर भी दिया था मोइल को 140-42 के आसपास में कि लीजिए 160 के टारगेट आपको तुरंत आएंगे। तो 160 तो इसने फटाक से दे दिया, आपने 169 के आसपास लिया, यानी कि ठीक यहाँ पर जहाँ से वो गिर रहा था, तो आपने वहाँ पे लिया। तो होल्ड रखे, वो जब तक ये 160 को ब्रेक नहीं करेगा ना तब तक मज़ा नहीं आएगा। 160 के ऊपर निकलेगा तो 170, 80 आ जाएगा। लेकिन अभी जो स्टॉप लॉस बनेगा ना सर, ये 140 के आपके बनेंगे, तो स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए 140 के आसपास का। टेक सोल्यूशन 53 पर लिया है और 5 से 6 मंथ के लिए, और पीवीआर को भी बाय कर लिया है, बहुत बढ़िया। टेक सोल्यूशन, चलिए टेक सोल्यूशन देख लेते हैं। अभी मैं रिसेंटली पिछले जो मैं अपने मोबाइल ऐप में कॉल प्रोवाइड करता हूँ, इंट्राडे कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल और टेलीग्राम चैनल पे भी, तो मैंने देखा कुछ व्यूवर क्या होते हैं कि जब स्टॉक्स चल रहा होता है सही तरफ से, माने उसके प्राइस की तरफ से टारगेट की तरफ, तब तक ठीक, जैसे ही वो एक आध पॉइंट घूमता है नीचे ना, तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं और मुझे मैसेज आता है निकल जाना चाहिए क्या। जैसे करेंसी के लेवल मैंने दिए, तो किसी ने पूछा था मुझसे, जैसे थोड़ा सा वो नीचे हल्का घुमा तो निकल जाए क्या। तो अगर इंट्राडे ट्रेडिंग इस तरह से लोग करने लग जाएं कि हर स्टॉक तो ऊपर नीचे करता ही रहेगा, तो अगर हर एक ऊपर नीचे करने के चक्कर में अगर सांस भी फूल रहा है, तब तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर देता हूँ कि दिल के मरीज, घबराहट पेशेंट, हाथ पाँव फूलना जिसको है आँख के सामने, वो इंट्राडे ट्रेडिंग ना करे। थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे होता है, हाथ पाँव गड़बड़ा जाता है, ये सही है आपका। टेक सोल्यूशन कहीं कोई दिक्कत नहीं, वेट करिए। टेक सोल्यूशन में 56 के बाद जो टारगेट आएंगे 60, 64 तक के बन सकते हैं। स्टॉप लॉस
44 का लगा के चलना होगा। तो ये जो बीच में मैंने इंट्राडे वाली बात बोली अचानक मुझे याद आ गया, इसमें विवेक जी का कुछ लेना देना नहीं है, विवेक जी के बारे में कुछ नहीं है, मतलब किसी ने पूछा इसलिए मैं कहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग वैसे लोगों को नहीं करना चाहिए जो थोड़े हार्ट पेशेंट होते हैं। ये हो गया पीवीआर बाय किया है 1311 के प्राइस पर 1600 के टारगेट के लिए 4 से 6 मंथ सपोर्ट नहीं बताए और 1100 के लेवल पर एवरेज करना चाहिए। कर सकते हैं सर पीवीआर, लेकिन याद रखिएगा अभी जो अभी मैंने आप ही ने पूछा था ये लॉकडाउन वाली बात है ना कि लॉकडाउन हो गया, तो याद रखिए जब लॉकडाउन हो गया तो पीवीआर तो खुलेगा नहीं फिर, है ना, ये तो ओपन नहीं होगा, थिएटर तो क्लोज रहेगा। समझ में आ रहा है ना। अभी आप ही इम्पैक्ट पूछ रहे तो इम्पैक्ट तो ये भी हो सकता है कि जब लॉकडाउन लग गया तो पीवीआर खुलेगा ही नहीं, सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा, तो सर ये आप अब 1100 पे एवरेज करिए या हो सकता है ये 900 पे भी आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो पीवीआर में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो इसी के ऊपर है। सिनेमा हॉल ही नहीं खुलेगा, आदमी सिनेमा कहाँ देखेगा, फिर घर चला जाएगा, घर में देखेगा बैठ के। अभी देखिए 1200 है, स्टॉप लॉस 1200 का ही लगा के रखिए सर। डेंजर जोन पे घूम रहा है, डेंजर जोन पे इसलिए घूम रहा है क्योंकि अगर एक बार 1200 गिरेगा ना तो डायरेक्ट 100 पॉइंट गिर जाएगा, ये 100 पॉइंट डायरेक्ट 100 पॉइंट गिरेगा। हाँ तो फिर 1100 के पास अगर आएगा तो वहाँ पर एवरेज करने की चाहे तो एवरेज कर सकते हैं। तो फिलहाल तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1200 के आसपास का। हुडको को बाय किया है 53 रुपये के प्राइस पर 1 से 2 साल के लिए। बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं सर आप, एक्चुअली इसको दिल पे नहीं लेना है लेकिन डरे हुए बहुत ज़्यादा है आप हुडको। चलिए हुडको देख लेते। 53 के आसपास लिया है, यानी ये सारे स्टॉक्स आपने ऊपर के भाव पे लिया है। मतलब जब नीचे से ऊपर जा रहा था तब आप ये सोच रहे थे कि कहीं मार्केट और तो नीचे ख़त्म ही हो जाएगा तभी मैं एंट्री बनाऊंगा। उसके बाद जब वो ऊपर से रिजेक्शन स्टार्ट हुआ तब आपने शायद एंट्री पकड़ा इसमें। चलिए खैर कोई बात नहीं, पकड़ लिया तब पकड़ लिया, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉप लॉस लगा के रखिए 40 रुपीज़ के आसपास का। 48 को ब्रेक करेगा देन ऊपर के लेवल 52 55 आएगा, लेकिन आपका तो लेवल भी 53 का है तो अभी वेट करना पड़ेगा आपको, कुछ दिन के लिए भी इसमें वेट करना होगा। ठीक है सर, तो फिलहाल यही मेरा व्यू है। और रही बात लॉकडाउन, तो पीवीआर पे खास नज़र रखिएगा लॉकडाउन की वजह से। विनीत जी बड़ौदा गुजरात से लिख रहे हैं कि नमस्ते सर, मुझे ये जानना है कि करेंसी यूएसडी का या फिर कमोडिटी का कोई अप्रैल का फ्यूचर लॉट हम आज खरीदते हैं, ठीक है, ओवरनाइट मार्जिन में, तो उसे हम दूसरे दिन सेल कर सकते हैं क्या, फिर उसे एक्सपायरी तक होल्ड करके रखना होता है? नहीं, एक्सपायरी तक होल्ड करना ये कोई ज़रूरी नहीं है विनीत जी। अभी देखिए होगा क्या, आपने ले लिया, बाय कर लिया, ठीक है ना, बाय किया ना, जब ये ऊपर जा रहा है और आपने मान लेता हूँ टारगेट 10 पॉइंट का, एक मान के चलता हो कि आपने टारगेट 10 पॉइंट का रखा है और ये दूसरे तीसरे दिन 10 पॉइंट आ गए। जब ये टारगेट आ गया आपका तो फिर सर आप रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, अब आप सेल कर सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, एक्सपायरी तक होल्ड करना है, हो सकता है एक्सपायरी तक वो 0 हो जाए तो तब तो लॉस में चले जाएंगे आप, इसलिए ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं, आप उसको सेल कर सकते हैं। आपको अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आप उसको जरूर सेल रखिएगा। हाँ, लेकिन मार्जिन का पैसा आपको अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा तभी वो सेल करने आपको देगा। अच्छा, दूसरा है, अगर हमने होल्ड करके रखा और लॉस या प्रॉफिट में चल रहा है तो क्या कोई पेनल्टी लग सकती है? मार्जिन रूल के हिसाब से तो सर बिल्कुल आपको पैसा रखना ही पड़ेगा, है ना, एकदम मार्जिन रूल के हिसाब से वो पैसा आपको अकाउंट में रखना पड़ेगा। उतना अमाउंट जितने का आपने सेल किया हुआ है उतना पैसा आपको रख के, मार्जिन जो भी मिलता है, मान लेता हूँ कि 1 लाख रुपये पूरा सेलिंग में लग रहा है और आपको आपका ब्रोकर दे रहा है इसमें 10 टाइम्स का ये दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको कम से कम 10 टाइम अगर दे रहा है तो 10,000 रुपये तो आपको एनी टाइम रखना पड़ेगा, तभी तो 10 गुना 10 कितना हुआ, 10 गुना ये 10,000 नहीं, सॉरी, हाँ 10 गुना 10 1 लाख रुपया हो गया। तो आपको 10,000 रुपया तो एनी टाइम आपके अकाउंट में रखना पड़ेगा, क्योंकि 10 गुना तो मार्जिन आपको ब्रोकर ने दे रखा है, तभी तो 1 लाख हुआ। तो 10,000 तो आपके अकाउंट में रहना ही रहना चाहिए एनी टाइम, तभी वो काम कर सकेंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और रही बात, अगर वो पेनाल्टी ये 0 हो जाता है, आपको एक्सपायरी से पहले, अगर आपने नहीं बेचा तो एक्सपायरी से पहले कोशिश करें कि खुद से कट कर दे, नहीं तो अगर ब्रोकर लोग कट करेगा ना तो कट करने का भी चार्ज लेता है वो लोग, कट करने का। दूसरा होता है एक ऑक्शन होता है, क्या होता है, ऑक्शन, नीलामी। अगर वो ऑक्शन में चला गया ना तो औने पौने भाव में बेच देगा, ठीक है, औने पौने भाव में आपका प्राइस लगा देगा ऑक्शन में, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल बढ़ूंगा विनीत जी के बाद, और अगला सवाल है वलसाड गुजरात से पार्थ जी लिख रहे हैं, आई हैव
Burger King and what 30 is the short term target. I have Mahindra EPC. What is your view on that? Should I hold the script for long period? My buying price 160. What is the level where I can add few quantity of Mahindra EPC? ओके, बर्गर किंग पे पहले बात कर लेते हैं। बर्गर किंग सर बिल्कुल आप इसको होल्ड करके रखिए। बर्गर किंग आपने लिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने बिटिया की शादी वाला एक स्टॉक बनाया था, पोर्टफोलियो बनाया था, उसमें मैंने बर्गर किंग को जगह दिया था। बर्गर किंग लॉन्ग टर्म का स्टॉक है सर, लॉन्ग टर्म का, इसलिए इसमें आपको उतना टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। पहला बात तो यहाँ हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग एक स्टॉप लॉस तो लगा के चलना चाहिए या एक व्यू रखना चाहिए इस पर। तो हम लोग बर्गर किंग को देखेंगे। बर्गर किंग देखिए, बर्गर किंग आपने 130 के आसपास लिया, उसी के आसपास घूम भी रहा है, अच्छे जगह पे, खराब बिल्कुल भी नहीं, स्टॉक बहुत अच्छे जगह पे। जिनको क्वांटिटी ऐड करना है वो क्वांटिटी भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं, नीचे मिले तो और भी ऐड किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक्स लॉन्ग टर्म का है। तो शॉर्ट टर्म पे तो हम लोग बात ही नहीं कर सकते, इसमें लॉन्ग टर्म रखिए, 3 से 5 साल आपको एक अच्छा रिटर्न बना के बर्गर किंग देगा। दूसरा आपने एक स्टॉक लिया हुआ है, उसका दूसरा नाम है महिंद्रा ईपीसी। तो महिंद्रा ईपीसी की बात हम लोग करते हैं और महिंद्रा ईपीसी के चार्ट आपके सामने आ गए। बिल्कुल, आपने लिया है महिंद्रा ईपीसी को 160 के आसपास में, ठीक है सर। तो सर यहाँ पे भी आप छोटा सा क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। 2 जगह हैं, 140 से लेके 130 के आसपास में आपको क्वांटिटी इंक्रीज करने का मौका मिलेगा, एवरेज कर सकते हैं। या तो ऊपर जब ये निकले 155 के ऊपर तो फिर क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं 170 के टारगेट के लिए महिंद्रा ईपीसी में। तो उम्मीद है आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा पार्थ जी। आगे बढ़ूंगा। श्रीनाथ एम इंगाले साहब ने बेलगांव कर्नाटका से लिख रहे हैं, बेलगम कर्नाटका से लिख रहे हैं। माय क्वेश्चन सर, प्लीज टेल अस अबाउट हाउ यू कीप योरसेल्फ हेल्दी, व्हाट यू डू डेली टू बी हेल्दी सिटिंग इन वन प्लेस, प्लीज प्रिपेयर ए वीडियो ऑन दिस इन डिटेल। ये आपने सही पूछा, ये मतलब ये सवाल बहुत ही एकदम बहुत ही बढ़िया सवाल है सर, बहुत ही बढ़िया, इसके लिए थैंक यू कहूँगा मैं आपका। तो ऐसा करता हूँ श्रीनाथ जी, इसके लिए प्रॉपर मैं अलग से एक वीडियो बना देता हूँ कि किस तरह से आपको अपना डेली रूटीन मेंटेन करना चाहिए अगर आप एक ट्रेडर हैं और एक ही जगह पे आपको काफ़ी देर बैठना पड़ता है। अगर मैं अपना बैठने की बात कर लूँ तो मैं 12 से 12 घंटा तो मिनिमम, कम से कम 12 घंटा, मैक्सिमम तो 16 भी हो जाते हैं, 16 घंटा बैठना पड़ता है एक ही जगह पर। बीच बीच में उठना भी पड़ता है, लेकिन इस पर प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊंगा और इंटरेस्टिंग बनेगा, देखिएगा। क्योंकि बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, इसके लिए सबसे पहले तो मैं भी आपको थैंक यू बोलूँगा, ठीक है। थैंक यू कि आपने इतना अच्छा सवाल पूछा। ये सवाल सबके दिमाग में आना भी चाहिए कि कैसे मेंटेन करना चाहिए इतना देर अगर आप बैठते हैं सिस्टम में, क्योंकि 2 घंटा अगर कंप्यूटर देखते हैं तो आंख दर्द करने लगता है, पानी आ जाता है आंख में। 16 घंटा 12 घंटा बैठना कैसे पॉसिबल है? तो इस पर जरूर वीडियो बनना चाहिए, मैं जरूर बनाऊंगा सर, मैं पूरा ध्यान रख के इस पर वीडियो बनाऊंगा। सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ूंगा। और तुषाल जी ने, सही है ना, तुषार सजनानी जी ने मुंबई से लिखा है कि प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ ऑन एडलवाइज फाइनेंस। देखिए ये सारे सवाल जो है मेरे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भेजे गए हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, मेरा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए आरके ट्रेडिंग को गूगल प्ले से और अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन लीजिए। साथ ही जैसे व्हाट्सएप पे कैसे रजिस्ट्रेशन लेते हैं ठीक उसी तरह से मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन लीजिए और स्टूडेंट ऑप्शन सेलेक्ट करिए। चैट बॉक्स अपने आप ओपन होता है, एक मैसेज ऑटोमेटिक आपको चला जाएगा वेलकम का, और उसके नीचे चैट बॉक्स टैपिंग का रहेगा, आप वहाँ पे सवाल भेज सकते हैं आराम से। प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन एडलवाइज फाइनेंस टाटा स्टील BSL विच करंटली अवेलेबल एट लोअर प्राइस। बढ़िया है सर, एडलवाइज भी बढ़िया है और टाटा स्टील BSL भी ठीक ठाक है, कहीं इसमें ये ऐसा नहीं है। टाटा स्टील BSL की पहले बात करें, टाटा स्टील BSL, चलिए अभी मैं डायरेक्ट BSL लगाता हूँ तब आ जाएगा। टाटा स्टील BSL यही है, बिल्कुल यही है। तो 55 रुपये के आसपास। अच्छा भी मेटल कंपनियों में काफ़ी तूफान आया हुआ है, जैसा कि आपने देखा टाटा स्टील देखते देखते 800 850 का भाव हो गया है ना, तो कहाँ से उसको रिकमेंड किया वो कहाँ चला गया। तो इसको अब करेंटली इस लेवल पे नहीं लेना है, इस लेवल पे तो बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ऊपर गया है एक भी रेड कैंडल नहीं बनाया, कंटिन्यू पॉजिटिव गया है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा इसको सस्टेन करना चाहिए। लोगों ने जो पोजीशन बनाया सर
कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो बुक करेगा ना। जब वो प्रॉफिट बुक करके नीचे आता रहेगा, वहाँ से दोबारा बाउंस करे ना, तो ज़्यादा अच्छा है। या तो मुझे ये 48 के पास मिले, या 44 के पास मिले, या 50 के आसपास मिले बाउंस करता हुआ तभी। हाँ, 44 के नीचे फिर मैं पोजीशन नहीं बनाऊँ, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट ये 40 और 36 तक चला जाएगा, इसलिए इस जगह पे तो पोजीशन नहीं बनाऊँ। इसके ऊपर रहेगा तभी पोजीशन बनाऊँ, लेकिन करेंटली इस प्राइस पे तो नहीं, थोड़ा करेक्शन का वेट करना चाहिए। करेक्शन इसमें आएगा तभी पोजीशन बनाएंगे। ईडल वाइज ठीक ठाक है सर। ईडल वाइज में ऐसा आपके साथ कोई न्यूज़ वगैरह आया होगा, आपने सुना हो, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने लंबा टाइम रखा है ईडल वाइज में, लंबे समय के लिए बना के रखते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पे, इसको तब तक प्रॉब्लम नहीं है जब तक ये 60 के नीचे ब्रेक नहीं करे, तब तक ठीक है। और ऊपर अगर ये 70 ऊपर निकलता है तो पोजीशन ऐड करके 80 तक के टारगेट का वेट किया जा सकता है ईडल वाइज में। ये हो गया। चलिए, तुषार जी का भी आंसर मिल गया। अगला सवाल है सुंदरगढ़ से, उड़ीसा सुंदरगढ़ से समीर कुमार प्रोहित साहब लिख रहे हैं, हेलो सर, आई जस्ट वांट टू नो विच सेक्टर्स आर गोइंग टू परफॉर्म बेस्ट इन 21-22। देखिए कौन सा, ये तो मैं पिछले साल भर 1.5 साल से बोलता चला जा रहा हूँ कि भाई केमिकल पर नज़र रखिए। और केमिकल कंपनियों को आप, अगर आपने लोगों ने, मैं अपने व्यूवर से आंसर कहूँगा, मैंने जितने भी केमिकल दिए, जितने भी केमिकल स्टॉक ने, सब ने रॉकेट वाला परफॉर्मेंस किया, रॉकेट, ठीक है, रॉकेट वाला परफॉर्मेंस किया। अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या, जरा इसको सोचिएगा, समझिएगा, ठीक है। आप ये चाह रहे हैं समीर साहब कि एकदम मैं सिर्फ वही सेक्टर पकड़ लूँ जो विनर होगा और बाकी को मैं छोड़ दूं। सर ऐसा अगर रहे कि एकदम सिर्फ आप वही, मान लेता हूं अगर अभी मैं केमिकल की बात कर रहा हूँ, ध्यान से, जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं ना अपना, तो कहीं एक जगह पे नहीं पैसा लगाना चाहिए। मान लेता हूँ केमिकल, और केमिकल में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, जो चीज़ें अभी जिसकी वजह से ये ऊपर चल रहा है, उसमें निगेटिव आता है, तो ये नीचे चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको मैनेज करने के लिए किसी दूसरे सेक्टर पर भी तो आपको फोकस रखना पड़ेगा। तो आपको ना मल्टी तरीके का सेक्टर पे ध्यान रखना पड़ेगा। बात है कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाने का चांसेस है। ऑलरेडी सर ऊपर ही ऊपर चल रहा है, कौन सा, तो मेटल और केमिकल, ये 2 सेक्टर मेरे लिए 2021 तक का तो मेरे ख्याल से ये 21 तक का तो ये केमिकल सेक्टर और मेटल सेक्टर ये एकदम पॉजिटिव रहने वाला है 21 तक। इसके पीछे इसका कोरोना का भी हाथ है, जिसके वजह से अब है कि 22 में कौन होगा, तो 22 हम तब बात करेंगे जब हम कहीं ना कहीं 21 के आसपास या बीच में पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो 22 का एक मोटा मोटी आइडिया लग जाता है। लेकिन फिलहाल 21 तक में मेटल और केमिकल में बेहतरीन मूवमेंट बनेगा। तो नीचे के लेवल पर अगर मेटल कंपनी और केमिकल कंपनी मिलती है, क्योंकि अभी सब हायर प्राइस पर है, करेक्शन में मिलता है, तो वहाँ पे एक बार नज़र बनाया जा सकता है। मैंने तो जितने भी केमिकल से कंपनी दिया, सब ने रॉकेट जैसा परफॉर्मेंस किया है सर। अगला सवाल है और ये अंतिम सवाल होगा। संजय मुंडाडा जी ने लिखा है औरंगाबाद महाराष्ट्र से कि यू रिकमेंडेड शॉर्ट टर्म कॉल ऑफ रूपा एट 335 ऑन क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, रूपा को मैंने 335 पर बाय करने के लिए दिया था ऑन क्लोजिंग बेसिस, बट इट वाज नॉट क्लोज ऑन एबव 335, अचीव्ड टारगेट रस 355 और डायरेक्ट वो 355 का टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब में क्या करना चाहिए, कहाँ पे बाइंग करना चाहिए दोबारा अगर मौका मिले? तो टारगेट आ गए तो गर्दा हो गया ना सर, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम लोग देखेंगे कि रूपा कंपनी, चलिए रूपा आ रहा है आपके सामने और ये आ गया यहाँ। अब ये 355 डायरेक्ट आ गया और वहाँ से 60 आ गया। अब ये है कि थोड़ा नीचे आ चुका, नीचे आ रहा है, तो नीचे में आपको अगर पोजीशन बनाना होगा तो हमें बनाना है 320 के ऊपर, अभी बिल्कुल नहीं बनाना है। 320 को अगर ब्रेक करे ना तो 340 350 के टारगेट के लिए दोबारा से रूपा में पोजीशन बनाया जा सकता है संजय जी, तो नज़र रखिएगा। तो ये सवालों का सिलसिला दोस्तों ख़त्म हो गया है, आपके सवाल मेरे जवाब का। और यहाँ पर 3 अप्रैल 2021 को सैटरडे को जितने लोगों ने सवाल भेजे, सारे लोगों के सवालों का जवाब दे दिया। जिन लोगों ने रूल के हिसाब से भेजा, जो यहाँ पे रूल लिखा हुआ है उस रूल के हिसाब से भेजेंगे। तो 110 एपिसोड आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सैटरडे का फिर से वेट करेंगे, सवाल लेके तैयार रहिएगा। सैटरडे को आप सवाल भेज सकते हैं, मैं अपना व्यू फिर संडे को बताता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।